हॉल में आपको क्या करना है, बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रणनीति क्या रहेगी, और ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रोज बना ही रहता है। तो आइए सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के ट्रिगर्स के साथ। कौन से अहम ट्रिगर्स दिख रहे हैं आज के लिए आपको? दीप, सोचा ना था उतनी गिरावट हुई अमेरिकी बाजारों में। 700 अंक लूट का डाउ और काफी कुछ कमजोरी आपको नेस्डेक में भी देखने को मिली। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 350 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, उसके मुकाबले में गिरावट जबरदस्त रही। लेकिन इस गिरावट के साथ एक और गिरावट ऐसी है जो आपको हमें बहुत पसंद आती दिख रही है, और वो है कच्चा तेल। $69 के आसपास आता हुआ दिखा है। तो कच्चे तेल की तेज गिरावट हमारे लिए बड़ी काम की और राहत देने वाली है। HCL टेक के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, वहीं निफ्टी के आज 2 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, उन पर नजर रहेगी। और साथ ही वायदा कारोबार में ICICI लोम्बार्ड के नतीजे, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स भी आज ही नतीजे पेश करेगी। और एक और दमदार रेस्पॉन्स वाला IPO तत्व चिंतन फार्मा बंद होने की तैयारी में, बंद होने के पहले ही संकेत जबरदस्त रेस्पॉन्स के दे चुका है ये IPO, जिसमें हमारी राय भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने के। तो ये है आज के बड़े ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर। जी दी, बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के लिए। कुछ गिरावट से चिंता आएगी और कुछ गिरावट से राहत, बट ग्लोबल एक्शन से ही शुरुआत करते हैं सर। इतनी बड़ी गिरावट तो हमने सोची नहीं थी, और 2 दिनों में देखें तो डाउ 1000 पॉइंट भी गिर चुका है सर। बट एशिया इस समय रिकवरी के आसार दिखा रहे हैं, और SGX निफ्टी देखिए एकदम सपाट हो गया जैसे हम बात कर रहे हैं। क्या चल रहा है सर ग्लोबल मार्केट्स में? देखिए दीपा, बहुत सारी चीजें चल रही है, और बहुत सारी चीजें और बहुत सारा एक्शन भी। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में गिरावट क्यों हुई, और हर एक बात पर आपको 2 अलग तरह के व्यू निकल कर आएंगे। अब बाजार किस पर रिएक्शन देता है वो एक अलग बात है। पहली चीज, अमेरिका में सबसे बड़ा डर ये लगा कि डेल्टा वेरिएंट वापस से जोर पकड़ सकता है और कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ठीक बात है, डरना चाहिए। तीसरी लहर आने का, डेल्टा वेरिएंट का डर वाजिब है, गलत नहीं है। लेकिन उसके साथ ही कल ही आपने एक खबर देखी कि ब्रिटेन और बाकी कई सारे देशों ने कोरोना से रिलेटेड अपने सारे प्रतिबंध उठा लिए। तो एक तरफ डर की बात हो रही है, दूसरी तरफ प्रतिबंध उठाए जा रहे हैं। दोनों अपने आप में मतलब है ना, अलग तरह की विचार वाले बात है। अब आइए दूसरी तरफ, अगर बाजारों में इकोनॉमी को खराब होना है, अच्छी बात है, तो ब्याज दरें नीचे रहेंगी। ब्याज दरें नीचे रहकर आपका बॉन्ड यील्ड आ गया 1.2 पर। अगर बॉन्ड यील्ड 1.2 पर है, अगर आपका फिक्स इनकम में पैसा नहीं बनेगा तो इक्विटी क्यों नहीं चलेगी? उस लिहाज से इक्विटी मार्केट तो मजबूत होने चाहिए। अगर बॉन्ड यील्ड घट रहा है, अगर इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो रही है, या फिर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, तो मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन मार्केट ने उस पर नेगेटिव रिएक्शन दिया। तो कुछ अच्छी चीजों पर नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव चीजों पर अच्छा रिएक्शन, मतलब वो बेसिकली इसको सिंपल एक तरीके से देखिए कि आप हर एक इवेंट को दोनों तरह से निकाल सकते हैं। एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ खुला है, कोरोना के बाद के सारे रेस्ट्रिक्शन हटे तो बाजार बढ़ना चाहिए, लेकिन डेल्टा वेरिएंट का डर है। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक रिकवरी और इन्फ्लेशन कम रहने का अंदाजा है, बॉन्ड यील्ड नीचे है, तो फिर मार्केट बढ़ने चाहिए। लेकिन इसे ओवरऑल जो आपको पर्सपेक्टिव में देखना वो ये कि 1 से 3% का बाजारों में करेक्शन आमतौर पर होता है, वो अमेरिका में होता दिखा। अपने टॉप से 3% अमेरिकी बाजार गिरे हैं, जो कि रीजनेबल है, कोई गलत नहीं है, हमेशा गिरते आए हैं। 1 से 3% का करेक्शन। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 2 दिनों में जितना तेजी से गिरे वो अनएक्सपेक्टेड था, है ना। एकदम से 300 पॉइंट शुक्रवार को गिर गए। कल ऐसा लगा नहीं कि 700, 750, 800 पॉइंट गिर गए। तो वो गिरने की स्पीड है, वो थोड़ी सी बाजारों को परेशान करती दिखी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें अपने टॉप से रसेल 2000, वहां का जो इंडेक्स है, जो वहां का स्मॉल कैप शेयरों का इंडेक्स है, वो 10% गिर चुका है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही दीप हम ये बात कर रहे थे कि ब्रॉडर मार्केट अमेरिका में उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं जितने कि आपको हेडलाइन इंडेक्स दिख रहे हैं। दोनों डाउ नेस्डेक वो लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, S&P लाइफ टाइम हाई बना रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सप्लाई है, और रसेल इंडेक्स अपने टॉप से 10% गिर चुका है। तो वो थोड़ा आपको पहले से संकेत दे रहा था कि हल्की फुल्की कमजोरी हो सकती है, और 1 से 3% के मूव को आप हल्की फुल्की कमजोरी के तौर पर ही मानकर चलिए। तो मेरा ये समझना है कि ठीक है, अमेरिका में बहुत बड़ी तेजी अब नहीं हो रही लाइफ टाइम हाई लगातार बनाने के बाद, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट होकर यू टर्न बाजार ले लेंगे, इसकी संभावना भी कम है। देखिए, बाजारों को लगातार गिरने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत होगी, और वो आपके लिए ब्याज दरों का बढ़ना, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। अगर 1.20, 1.25 के आसपास बॉन्ड यील्ड है तो बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी बाजारों से भी बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। करेक्शन आ सकते हैं,
3-4% के करेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 3 से 5% के करेक्शन इंडेक्स में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार ने टॉप बना दिया है, वापस ये लेवल आपको कई हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अमेरिकी बाजारों को लेकर जब तक आपके लिए बॉन्ड यील्ड नीचे बनी हुई है तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक आपका सिस्टम में पैसा रहेगा, तब तक सरकार स्टिमुलस जारी रखेगी और तब तक बाजारों में लिक्विडिटी रहेगी, और लिक्विडिटी रहेगी तो बाजार चलने। तो मैं अमेरिकी बाजारों को लेकर परेशान नहीं हूं, और शायद हो सकता है थोड़ा बहुत जो एशिया में रुझान आपको मजबूती तो नहीं कहूँगा, मजबूती कहना तो गलत हो जाएगा, थोड़ी कम कमजोरी का दिखा है, वो इसी वजह से है। अब आप देखिए SGX 50 मुश्किल से 7-8 पॉइंट नीचे दी। अब लोग परेशान हो जाते हैं रात को 700, 809, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो हो गया, हमारा बाजार तो बंद हो गया अब 3:30 बजे। अब आप रात को 12-1-2 बजे तक डाउ देखेंगे तो भी क्या हो जाने वाला, आपके हमारे घूरने से बढ़ तो नहीं जाएगा, गिरना बंद तो नहीं हो जाएगा। सुबह जो होगा वो देखा जाएगा, सुबह की सुबह देखेंगे। तो अल्टीमेटली ग्लोबल संकेत 9 बजे, 9:15 बजे क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रात के 9 बजे के इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपनी नींद खराब न करें। ठीक है, चलता है, मार्केट है, वोलेटाइल हमेशा रहेगा, कभी एक तरफा बाजार चलता नहीं, उसकी आपकी तैयारी रहनी चाहिए। लेकिन आप देखिए अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है, जिसे हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल संकेत ठीक है, नेगेटिव साइड पर है, बुरे हैं, खराब है, लेकिन ऐसा पैनिक करने जैसे नहीं। जी बिल्कुल सर, तो नेगेटिव है, थोड़ी सुस्ती जरूर बनी हुई है, हालांकि एशिया भरोसा बढ़ा रहा है, और जैसा आपने कहा कि हर चीज एक साथ गिर नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं बाजार भी थोड़ा रिकवर होने की कोशिश करेंगे। डाउ फ्यूचर सर आज सुबह थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है, 250 अंक ऊपर है, बट वही सवाल बनता है सर कि भारतीय बाजारों के लिहाज से किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि कल की भी गिरावट में जैसा आप कह रहे थे, जो अहम सपोर्ट लेवल्स हैं वो बाजार ने आसानी से डिफेंड कर लिए। तो अब कैसे समझे भारतीय बाजारों के सेटअप से, क्योंकि कल छुट्टी का भी दिन है, तो किस तरह से आज भारतीय बाजार ट्रेड कर सकते हैं? दीप, इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक चीज जो शुरुआत में मैंने टच की थी और बाद में विस्तार से बोलना भूल गया, कच्चे तेल के दाम। हमारे लिए कल जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। $77-78 के आसपास से कच्चा तेल अगर $70 के नीचे, आप मुझे बताओ एक हफ्ते पहले किसको अंदाजा था, मुझे, आपको, या मार्केट में किसी को भी, किसको अंदाजा था कि कच्चा तेल 70 भी आ सकता है 3 दिन में, 5 दिन में? कोई भी नहीं। तब 80, 90, 100 ये सारे चल रहे थे मामले। इधर हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत इन्फ्लेशन की है, महंगाई की है। जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़कर आए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के ऊपर। अब आप देखिए, अगर कच्चा तेल एक हफ्ते में आपके लिए 10-12% गिर जाता है, इससे बढ़िया क्या बात है? तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है आज की कच्चा तेल तेजी से लुढ़का है और अब तो $69 के भी नीचे आ रहा है। तो दीप, मुझे लगता है कि इतने बड़े पॉजिटिव को हमें भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है ये हमारे लिए। और अब दूसरी बात ये कि कच्चा तेल प्रोडक्शन बढ़ाने का भी इनका फैसला जो हुआ है अगस्त के बाद से, तो उस लिहाज से ऐसा आप कह सकते हैं कि शायद कच्चे तेल ने अपना टॉप बना दिया $77-78 के आसपास, और अब उसे आसानी से तोड़ेगा नहीं। अब नीचे कितना जाता है अलग बात है, जाए ना जाए, मेंटेन रहे और ना बढ़े, वो भी एक बड़ी रिलीफ है। तो मुझे लगता है एक बड़ा पॉजिटिव भारतीय बाजारों के कच्चे तेल की तेज गिरावट भी है। ये हो गया आपका। अब आइए हमारे करेक्शन की बात। पहली चीज, हमारे यहाँ तो करेक्शन कितना हुआ, मुश्किल से 1-1.25% का, ठीक है। 3% के करेक्शन को तो हम हमेशा रनिंग करेक्शन मानते हैं। 3% का करेक्शन तो आप किसी भी दिन पलक झपकते देख सकते हैं। देखिए, आप मार्केट में जब भी कोई भी तेजी की पोजीशन ले रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखिए हमेशा कि 3% का करेक्शन आपको बिना नोटिस दिए कभी भी आएगा। 3% से ज्यादा का करेक्शन जब होता है तो आमतौर पर उसके संकेत आने लगते हैं कि बाजार खराब हो सकता है। लेकिन 1 से 3% का करेक्शन ओवरनाइट, सब कुछ ठीक, सब बढ़िया, सब अच्छा मूड, माहौल, डेटा पॉजिटिव, उसमें कभी भी आपको दे सकता है। ये बाजार की खूबसूरती है, खासियत है, जो आप कह दें ये बाजार का तरीका है, क्योंकि यही वोलेटिलिटी, यही तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए बाजार आपको डराता है। तो ये 1 से 3% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। अभी तक तो हमने लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से 1-1.25% का करेक्शन देखा। अगर एक दिन 1-1.25% के करेक्शन में हम सब लोग घबरा जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? इसका तरीका यही है कि आपको ओवरनाइट रिस्क मिनिमम करके चलनी है, सिंपल सी चीज है। दूसरी, आपको यह पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे मुझे अपनी पोजीशन कम कर लेनी है, कहाँ मुझे सावधान होना है। और 2 लेवल में आज आपको देता हूं, जो मेरी कमेंट्री की पहली लाइन में मैंने लिखा है। अगर निफ्टी 15,650 के नीचे बंद होता है
और बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे बंद होता है तो ही आपको सोचना है कि क्या मुझे अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। यानी कि कल जहां आप बंद हुए वहां से 125 पॉइंट नीचे, अगर 15,625 माफ कीजिएगा 625 के नीचे बंद होता है, बहुत आपको ज़्यादा डीप रखना है तो 15,575 भी रख सकते हैं, लेकिन 15,625 काफ़ी है। अगर 15,625 के नीचे बंद होता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को रिव्यू कर लें कि थोड़ा सा नीचे की रिस्क खुल सकती है। अगर दिन के दौरान 15,450 15,500 झाकर आ भी जाए तो डरिए मत, क्लोजिंग 15,625 के नीचे होने पर आपको थोड़ा सावधान होना है, और यही लेवल बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग के बेसिस पर 34,500 का है। अगर 34,500 के नीचे बंद होता है तो ही आपको सावधान होना है, अदरवाइज बिल्कुल भी डरिए घबराइए मत। रनिंग करेक्शन है, इस रनिंग करेक्शन में हाँ इसके साथ एक चीज और कह सकता हूं दीप, वो ये कि रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज के निचले स्तर पर हमेशा डर लगेगा खरीदने का, ये लगेगा कि बस ये तो जाने वाला है, ये तो जाने वाला है, आप नहीं खरीद पाएंगे। रेंज के ऊपरी सिरे पर हमेशा ये लगेगा जब 15,900 के ऊपर लाइफ टाइम हाई बनाया कि ये तो नया हाई बना रहा है, 16,000 भी पार करेगा, 16,200 16,400 भी होगा, और वो होता है, सबके साथ होता है, गलत नहीं है। बस अगर आप काउंटर ट्रेड ले सकते हैं वेल एंड गुड, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग का मौका हर बार मिले। और अगर वो नहीं कर सकते तो आप सिंपल सी चीजें, रेंज के किसी भी एक तरफ आने पर या नीचे की तरफ आने पर आप अगर सिर्फ खरीदारी करना जानते हैं तो जो आपको खरीदारी की रेंज है वहां पर मौका मिला वहां पर फिर से खरीदारी कीजिए। तो सिंपल ये स्ट्रेटेजी के साथ चलें, कोई डरिए घबराइए मत, ऐसा कोई मतलब पहाड़ नहीं टूटा है। भले 700 पॉइंट डाउन नीचे हो गया हो, भले कल हमारा 1% गिर गया हो, कुछ नहीं, छोटे मोटे करेक्शन है, लाइफ में आएंगे। और ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, आपको अभी इससे बड़े बड़े बहुत सारे करेक्शन देखने हैं जिंदगी में, उसकी तैयारी कीजिए, ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर से नीचे होता ही रहता है बाजार, बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें, पॉइंट वाइज नहीं देखें, परसेंटेज वाइज देखें तो ऐसी कोई भारी गिरावट या बड़ी गिरावट नहीं हुई है, थोड़ी तेज गिरावट जरूर हुई है। चलिए सर, फिर आज के ट्रेड के लिए तैयार होते हैं, ढेरों चीजों के बारे में चर्चा करनी है आज के सेटअप में। पहले तो बताएं संकेत क्या कह रहे हैं आज के। ग्लोबल संकेत वैसे तो नेगेटिव साइड पर रखें, नेगेटिव से हल्के न्यूट्रल की तरफ मानकर चल सकते हैं, कच्चा तेल न्यूट्रल कर रहा है और बाकी मार्केट तो नेगेटिव है ही। तो पहला संकेत तो दीप आपका ये हुआ। दूसरा, एफआईएस के संकेत नेगेटिव नहीं, भरपूर नेगेटिव है, चीए जितने नेगेटिव है भर भर के नेगेटिव है। डीआईएस की तरफ से संकेत पॉजिटिव साइड पर आए हैं। वायदा कारोबार के संकेत, हाँ आज के संकेतों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एफएनओ संकेत पॉजिटिव साइड पर होते हुए दिखे, ये बेहद इंटरेस्टिंग है, जिसे विस्तार से हम आगे बातचीत करेंगे। सेंटिमेंट सावधानी भरा है, अभी भी न्यूट्रल से कॉशियस मानकर चल सकते हैं। ट्रेंड में मेरे लिए कोई बदलाव नहीं, ट्रेंड पॉजिटिव था, आज भी है, देखते हैं आगे कब तक रहेगा, लेकिन अभी तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी बिल्कुल सर, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हाँ थोड़े संकेत ऐसे हैं जहां से जिसकी वजह से आपको कॉशियस रहना चाहिए। लेवल्स बताएं सर, आज के लिए बड़े लेवल्स कौन से रहेंगे। पहली तो लाइन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं कि निफ्टी अगर 15,625 के नीचे बंद होता है और बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे बंद होता है तो ही आपको चिंता करनी है। जब तक आप इसके ऊपर है डरिए घबराइए मत, कोई टेंशन मत लीजिए। निफ्टी 15,650 15,700 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, इस रेंज में खरीदारी का मौका है, लेकिन फिर भी आप एकदम सेफ रहने वाले ट्रेडर्स हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 15,525 15,575 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, आएगा नहीं ये लेवल्स आपके लिए। ऊपर 15,835 15,860 हल्की रुकावट का लेवल है, इसके पार निकलकर 15,880 15,950 की रेंज में पहुंचे तो वहां पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल भी जाइए, शॉर्ट भी करिए, दोनों करिए। ऊपर में स्ट्रॉन्ग सेल जो है यहां पर बेच भी सकते हैं। बैंक निफ्टी 34,800 34,900 दिन के लिए तुरंत प्रभाव से एक सपोर्ट जोन है, यहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। कल भी 34,900 के लेवल को आपने सपोर्ट किया, इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्क हमेशा रहती है। 34,450 34,600 बैंक निफ्टी के लिए अगला बड़ा लेवल है जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों करनी चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं, 35,350 35,450 ऊपर की वो रेंज है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी अटकेगा, ठीक है ना, पार करना थोड़ा मुश्किल है। अगर पार किया तो 35,575 35,750 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, यहां पर आपको बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन से भी निकल जाना है और दम लगाकर शॉर्ट भी करना है, दोनों काम जरूर करिएगा। ये आपके लिए बड़े लेवल हो गए। अब आइए दिन की रेंज दे दूं पहले आपको निफ्टी पर। दिन की रेंज, पहली रेंज वही निकल कर आ रही जो कल की है, 15,700 नीचे 15,835 ऊपर। इस 125 पॉइंट की रेंज को बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इसके बाद 15,650
635-40 होता है, मैंने 650 राउंड फिगर पर लिखा है। 15,650, 15,880 ये दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि हम इसी मीडियम रेंज से आज काम चला लेंगे। और उसके बाद बड़ी रेंज के तौर पर दीप 15,575, 15,925 निकल कर आता है, जिस पर आपको फोकस करना है। 15,925 पर आएगा नहीं आज, लेकिन जब भी आए, आज नहीं तो कल परसों जब भी आए, वहाँ पर आपको लॉन्ग लिक्विडेट करनी है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, शॉर्ट भी करना है। बैंक निफ्टी 34,900, 35,350 ब्रॉडली ये कल की रेंज है, जो छोटी रेंज के तौर पर लेकर चले। 34,750, 35,450 ये दिन की मीडियम रेंज है, जिस पर आपको फोकस करना है। बड़ी रेंज के तौर पर 34,575, 35,575 ये है आपके लिए 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर बड़ी रेंज के तौर पर। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए दिन की रेंज और बड़े लेवल्स जो इंपॉर्टेंट हैं। अब बताएं सर, पीसीआर क्या संकेत दे रहा है कल के करेक्शन में? एफआईएस की पोजीशन क्या कह रही है इस समय? पुटकॉल रेशियो, पहले तो एफआईज की इंडेक्स पोजीशन बता दूं, 69% से 60% तो काफी हल्के हो गए एफआईज, और अब यहां से उनकी लॉन्ग पोजीशन कम होने का खतरा कम है। सो अच्छी बात है कि जब ट्रेडिंग रेंज में आप सपोर्ट लेवल के आसपास है दीप, और एफआईज ऑलरेडी हल्के हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा बेचेंगे नहीं, इसलिए डरने घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। दूसरा, पुट कॉल रेशियो 0.9 के नीचे है, ये डेफिनेटली ओवर सोल्ड है, और मैं ये चाहता था कि जितना ज़्यादा नीचे खुले उतना बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो जैसे समझे, ज़्यादा नीचे खुलने के संकेत है नहीं, बल्कि उल्टा हो सकता है ऊपर खुल जाए। ऊपर खुलेगा तो अच्छी बात नहीं, नीचे खुलता तो ज़्यादा बढ़िया था। 15,650, 15,700 की रेंज में होता तो वहां से एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आने की आप उम्मीद कर सकते थे। तो चूंकि ओवरसोल्ड पीसीआर में कई बार ये हो रहा है, और रिसेंटली मैंने 3-4 बार दीप ऐसा देखा है। पहले ये होता था कि जब पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होता था और बाजार ग्लोबली खराब हुए तो नीचे खुलता था, नीचे खुलने के बाद गैप डाउन ओपनिंग पर बॉटम बनाकर फिर पूरी स्क्रीन पर रिकवरी होती थी। आजकल पिछले 3 बार से मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये उल्टा हो रहा है। जब भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होता है, सीधा ऊपर खुल जाता है, और ऐसे में शॉर्ट कवरिंग वालों को या नीचे के स्तर पर नई पोजीशन दिन के लिए बनाने वालों को मौका नहीं मिलता। जिसने कल ओवरनाइट रिस्क लेके बनाई उनका तो ठीक है, लेकिन जो आज बनाने की सोच रहा है उन्हें नीचे एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। बट यही है, मार्केट है, यही बिहेवियर है, आप हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरसोल्ड है 0.9 के आसपास। ये बता रहा है कि बाजार यहां से रिकवर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, होना ही है। अब ये सुबह 9 बजे हो जाए, दिन में कभी हो, या ज्यादा से ज्यादा कल तक हो, बट आज और कल के बीच में 100, 125, 150 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में इस पुट कॉल रेशियो के दम पर बन सकती है। और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग 60% घटकर आ गई और बेचेंगे नहीं। विक्स उम्मीद के मुताबिक बढ़ा है, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, 8% बढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके लिए डेटा है सारे के सारे। अब आइए, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाइए 15,625 का, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर एक ही, सिंपल। बैंक निफ्टी इंट्राडे का छोटा स्टॉप लॉस और क्लोजिंग का भी छोटा ही दे रहा हूं, 34,850 का। ये स्टॉप लॉस हो गया आपके इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। शॉर्ट है तो कल आपने लाइफ एंजॉय की होगी। 15,930 ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग। जिनको इंट्राडे छोटा रखना है वो कल का हाई का रख लें 15,840 के आसपास का। लेकिन एक्चुअली रेंज बाउंड ट्रेड है, तो रेंज बाउंड ट्रेड में रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2 बार आपने 15,923-24 के आसपास क्लोजिंग दिए, उसके ऊपर अब बंद हो 15,930, थोड़ा सा 5-7 पॉइंट ऊपर ले लिया तो आप अपनी शॉर्ट पोजिशन काट ले, अदरवाइज शॉर्ट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट कल ही की है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपको कल के हाई का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कल का हाई पार करने के बाद आप शॉर्ट ना रहे। देखिए, स्टॉप लॉस लगाने की भी एक कला है कि कहाँ लगाना है, कितना डीप लगाना है, ये आपको आना चाहिए। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, किस प्राइस के आप शॉर्ट हैं, और आपकी रिस्क लेने की ताकत कितनी है। ये तीनों चीज़ें अगर मिलाकर आप देखेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लेवल निकल कर आ जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ लगाना है। ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, स्टॉप लॉस का लेवल कल के हाई 35,350 के थोड़ा ऊपर 35,400 का होगा इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर ही। जिनको बहुत दूर लगाना है वो फिर 35,600, 35,700 का लगा सकते हैं, लेकिन इतना करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी दी, क्लियर है सर। तो ये तो रहे आपके लिए लेवल्स मौजूदा पोजीशंस के लिए। आज नई पोजीशंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर? निफ्टी खरीदना चाहिए 15,625, 15,700 की रेंज में मिले तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, और पहले खरीदना है तो
625 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीद सकते हैं, और इस रेंज में खरीद रहे हैं तो 15,575 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। खुलते ही मैं बताऊंगा आपको 9:08 पर कि कहाँ खरीदना चाहिए और कहाँ खुल रहा है उस पर क्या करना चाहिए। फिलहाल ये एक ड्रीम रेंज है, अगर इस रेंज में आता है आपको जरूर लेना चाहिए। 15,750, 15,790, 15,815, 835, 880 और 915, ये वो सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,850 से मूड बनाएं, 15,850, 880, 915, 950 टुकड़ों टुकड़ों में बेचते रहे ऊपर में। बेचिए आराम से, कोई टेंशन मत लीजिए। बेचना भी चाहिए ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में खरीदना भी चाहिए, दोनों दोनों तरफ का ट्रेड आपको आना चाहिए। तो इस रेंज में बेचिए। स्टॉप लॉस आप 16,000 का लगा लीजिए, जो कि ट्रिगर होगा नहीं। नीचे के टारगेट जो बनेंगे वो 15,815, 15,790, 15,750 और 15,700 तक के टारगेट के लिए ऊपर में बिकवाली भी कीजिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड लीजिए, खरीदारी और बिकवाली के। बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है ये ट्रेड। 34,800, 34,900 की रेंज में एक मौका देखिए खरीदारी करने का, लेना चाहिए खरीदारी करने का मौका, और वहां पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा लीजिए 34,700 का। ठीक है, अब आपको ऊपर का जो टारगेट बनेगा वो 35,000, 35,075 एकदम छोटे टारगेट है। 35,250, 35,300 मीडियम टारगेट है। 35,350, 35,450 बड़े टारगेट हैं। और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है और भी ज़्यादा, वो बोले नहीं नहीं मैं तो इंतजार नहीं करूंगा इस रेंज का, तो फिर आप 34,900 कल का जो लो है वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर सीधा खरीद लीजिए। वो भी एक दूसरा तरीका आपका हो सकता है, लेकिन देखते हैं कहाँ खुलता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, ऊपर के लेवल पर जरूर शॉर्ट करें, और शॉर्ट करने का मन बनना चाहिए आपका 34,450 से ही। यहाँ पर मुझे बेचना है, ये बेचने का मन आप बना लीजिए। 34,450, 34,650 परफेक्ट शॉर्ट जो है 100% डेफिनेटली बेचना ही चाहिए। 35,800 देखिए, जब भी अब यहाँ से बाजार में आपको बेचने का मन करे, जो बैंक निफ्टी ने पीछे से आपको लीडरशिप दी, अब अगर बेचने का मन करे तो बैंक निफ्टी पहले बेचेगा ऊपर में, और खरीदने का मन करे तो निफ्टी पहले खरीदेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो 35,800 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा। 35,350, 35,300, 35,200, 35,075 और 35,000, ये आपके लिए वो सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली। जी दी, क्लियर है सर। तो ऊपर में मौका भी मिलने वाला है, और जैसा अनिल जी ने कहा, रैली में शॉर्ट पहले बैंक निफ्टी में करें और डिप पर खरीदारी पहले निफ्टी पर करें, तो ये आपको बाजार का मूड माहौल और स्ट्रेंथ किधर ज्यादा है ये भी दिखाता है। सर, बैन लिस्ट में थोड़े अपडेट्स हुए हैं। नैल्को वापस आ गया है बैन में, फ्रेश एंट्री हुई है कैडिला की, उसके सामने वोडाफोन आइडिया अब बैन से बाहर हो गया है। इंडिया बुल्स, पीएनबी, एनएमडीसी, सेल और साथ ही सन टीवी ये अभी भी बैन में बने हुए हैं। अब सर फंड्स का डेटा समझाएं, क्योंकि एफआईएस की तरफ से कल तो बड़ी बिकवाली हुई है। सर क्या कर रहे हैं एफआईएस? अरे भाई मैं तो दीप है ना, ऐसा सोचता हूँ चलो जो बेचना है, जिसको बेचना वो तो बेचेगा ही, आपके मेरे बोलने से तो रुकने वाला है नहीं। और जो बेचना बेच गया ना, अच्छा है, एक ही दिन काम हो जाए सारा बढ़िया, नहीं तो रोज रोज धीरे 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 करके करके बेचते रहे तो मजा नहीं आता है। तो बढ़िया है, 2200 करोड़ की कैश में बिकवाली होगी। 2,068 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, सब तरफ बेचो 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 बेचो, और बेच बेच के आ गया इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 60%। अब इससे ज्यादा क्या ज्यादा खराब होंगे, हो सकता है हो जाए 52-53% तक आ जाता है कई बार, लेकिन ठीक है, काफी कुछ हल्के हो चुके हैं सीरीज की शुरुआत से लेकर अब तक। एफआईएस की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन काफी हल्की हो गई, ये कंफर्ट वाली बात है, ये आराम है, कम से कम आप ये कह सकते हैं। तो और घरेलू फंड ने अपनी ताकत जितनी है भाई उनकी, उतना खरीदा है 1,050 करोड़ के आसपास का। तो एफआईएस की इन आंकड़ों में आप नेगेटिव साइड पर ये देख सकते हैं कि बेच रहे हैं, जोर से बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऊपरी स्तरों पर टिकने में थोड़ी मुश्किल आएगी, बात सही है। निचले स्तरों पर सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बाजार उनके बेचने की वजह से ओवरसोल्ड हो चुके हैं। कैसे हुए ओवरसोल्ड वो देखिए दीप, अब वायदा कारोबार के डेटा में निफ्टी डिस्काउंट पे है, 2 पॉइंट फ्यूचर डिस्काउंट पे। पिछली बार कब देखा था मुझे तो याद नहीं आता। ये हालत है कि निफ्टी 2 पॉइंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकदम से लोग नेगेटिव कितना हो गए। बैंक निफ्टी की प्रीमियम घटकर लगभग 91 पॉइंट की, 91 पॉइंट्स की, ठीक है, वो कोई खास बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो हम डिस्कस विस्तार से कर ही चुके हैं, 0.89 पर आ चुका है। अब जो इमीडिएटली आज बाजार के लिए सपोर्ट है वो है 15,700 पर। 15,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और उससे 50 पॉइंट ऊपर आप बंद हुए 30 लाख शेयरों का, और 15,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 53 लाख शेयरों का। एक ही सबसे बड़ा डेटा जो इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करना चाहिए दीप, वो है 15,800 का लेवल निफ्टी पर। 15,800 पर कल 46 लाख पुट राइटर्स हैं। सो अल्टीमेटली होगा क्या
जैसे ही कल का हाई आप पार करेंगे 15,835, ये जो पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स माफ कीजिएगा, ये जो कॉल राइटर्स जिन्होंने कल दबाकर कॉल बेचे, ये रिस्क पर आएंगे और तब शॉर्ट कवरिंग होगी। तो बाजार में असली ताकत दिखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि 15,835-40 को पार करके निफ्टी टिके। अदरवाइज ऊपर की तरफ 15,800, 15,835 की रेंज को पार करने में पसीना आएगा, वहां पर बिकवाली भी आएगी। शॉर्ट्स बहुत बने हुए हैं, शॉर्ट्स करने वालों ने प्रीमियम बनाई हुई है, तो वो आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो 15,800 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है और सबसे ज्यादा 46 लाख शेयरों की पोजीशन बनी है। अब उसके बाद 15,850 पर भी पोजीशन है, 15,900 पर भी है। तो बेसिकली 15,800 से 15,900 की रेंज जो है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की रेंज बनेगी। जहां जहां जिसको जो मौका मिलता है, वहां पर आप थोड़ा थोड़ा बुक करते जाइए, धीरे धीरे हर एक लेवल पर ऊपर ऊपर में बेचते चले। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 का लेवल मेक और ब्रेक है। 35,000 के पुट पर 17 लाख शेयर है, हाईएस्ट है, और कॉल्स में भी 16 लाख शेयर है, जिसमें से 15 लाख शेयर कल ही जुड़े। तो 35,000 के ऊपर जब तक आप बने हैं, तब तक फिर भी मंदी करने वाले हावी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। 34,900, 35,100, 200 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी पर। इस रेंज से 34,900 के नीचे बैंक निफ्टी में खराबी गिनेगा और 35,100 के ऊपर आप मजबूती गिनेगा। ये डेटा दिख रहे हैं। तो 35,000 का लेवल जो है वो रस्सा कशी वाला है, ये आपके लिए साफ नजर आ रहा है। तो ये हैं वो लेवल्स जिन पर आपको नजर रखी। बहुत इंटरेस्टिंग लेवल 15,800 और 35,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। जी दीप। चलिए, क्लियर है सर। तो ये रहेंगे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंटरेस्टिंग एक्शन होना चाहिए बाजार में। आइए फिर देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नजर। थोड़ी देर में रिजल्ट एक्सरे में वरिंदर बंसल के साथ भी कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स की चर्चा होगी, पर उससे पहले कुशल, देवांशी, मानसी और आशीष से जान लेते हैं कुछ खबरों वाले स्टॉक्स और ट्रिगर्स भी। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट खबरें क्या है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस से काफी सारे नंबर्स आज आने वाले हैं, जिसमें श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, तिरुमलाई केमिकल्स, इंजिन इंटरनेशनल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, क्रिसिल जैसे स्टॉक्स को अपने आप फोकस लिस्ट में रखिए। इनफैक्ट प्राइस बैंड रिविजन भी है दो स्टॉक्स में, एंजल ब्रोकिंग और हैप्पीएस्ट माइंड। यहाँ पर 20% का सर्किट अब रिवाइज कर 10% कर दिया गया है। साथ ही मैस्टेक के नंबर्स आए थे कल पोस्ट मार्केट। नंबर्स तिमाही आधार पर अच्छे लग रहे हैं। आय करीब 7% बढ़कर 516 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वो भी 20% पर लगभग स्टेबल है। ये तिमाही आधार पर नंबर्स हैं और मुनाफे में भी करीब 6% का उछाल हमें देखने को मिला है। सुप्रीम पेट्रोकेम यहाँ पर घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी कंपनी। ये सालाना आधार के नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ। 12 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 146 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही एबिटा लॉस जो 3.5 करोड़ का था पिछले साल, इस बारी 197 करोड़ का एबिटा मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट लेकिन अगर आप तिमाही आधार देखेंगे तो उस पर कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीकर साइड पर हमें देखने को मिली है, जहां पर मार्जिन और मुनाफे में हमें गिरावट आती हुई नजर आई है। आलोक इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखें तो सालाना आधार पर कंपनी की आय 245% बढ़कर 1264 करोड़ पर आई है। पर कंपनी का घाटा भी करीब 9,936 करोड़ का था पिछले साल, जिसमें एक एक्सेप्शनल लॉस भी था करीब 8,263 करोड़ का, वो अब घटकर 97 करोड़ रह गया है केवल। तो आलोक इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां पर आपको रखनी है नजर। रिएक्शन आज आते हुए दिखेगा। देवांशी से भी जानते हैं कुछ नतीजे और खबरें। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले प्लास्टिक ब्लैंड्स इंडिया, इस पर मिले जुले नंबर्स आते हुए देखें। जो कुल आय है उसमें करीब 50% तक की बढ़त आपको सालाना आधार पर आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 3% तक कम होता हुआ दिखा इस बार, और मार्जिन्स भी आप देखिए कम हुए हैं। 13% के मार्जिन से वहां से कम होकर करीब 8.3% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और जो मुनाफा था वो करीब 7 करोड़ का आता हुआ दिखा है। 8% तक की बढ़त आते हुए दिखी है। ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे भी सालाना आधार पर मिले जुलने नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कुल आय में 12% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 22% बढ़ा है। मार्जिन्स में भी 20% से बढ़कर 22% पे आते हुए दिखे। लेकिन अब देखिए इस बार घाटा होता हुआ दिखा है। कंपनी को 8 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल 6 करोड़ का, लेकिन थोड़ा सा वन ऑफ था। ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखें थोड़े से मिले जुले हैं। साथ ही तत्व चिंतन आईपीओ कल दूसरा दिन था और आज आईपीओ बंद होता हुआ दिख रहा है। कल अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा था इस आईपीओ को। 15 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ भरा है, जिसमें रिटेल ने करीब 24 गुना जो रिस्पांस है वो आता हुआ दिखा है। टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, ये दोनों स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी होगी, जहां पे टाटा स्टील और जिंदल स्टेनलेस के बीच में एक करार हुआ है। दोनों कंपनियों ने ओडिशा में
जो दोनों कंपनीज के बीच में माइंस के बीच में जो बाउंड्री है वहाँ पे माइनिंग करने के लिए करार किया हुआ है। इंडसइंड बैंक पर नजर रखें, QIP इक्विटी और डेट के जरिए पूंजी जुटाने पर 30 जुलाई को बैठक पर फैसला होगा। और जेन टेक्नोलॉजीज पर नजर रखें, जहां पे कंपनी को 120 करोड़ के एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके चलते भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और नतीजे जहां पर रखनी है नजर। कुछ और खबरें लेकर मानसी भी तैयार है। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। लॉरस लैब्स अमानसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी में 0.63% हिस्सा बेचा है। कुल हिस्सा अब 4.46% से घटकर 3.84% हो गया है। अदानी ग्रुप पर फोकस रखिए। क्लैरिफिकेशन DRI मामले को लेकर कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखा है। सेबी के नियमों का पालन किया गया है और फिलहाल सेबी की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। आपको बता दें, DRI का मामला 5 साल पुराना है। 5 साल DRI की तरफ से अदानी पावर को एक शो कॉज नोटिस दिया गया था 5 साल पहले। DRI की तरफ से अदानी पावर के पक्ष में फैसला तब आता हुआ दिखा था और मामला फिलहाल ट्रिब्यूनल पर है। तो इस क्लैरिफिकेशन पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। वेदांता से जुड़ी 2 खबरें हैं। एक तो वीडियोकॉन के लिए दिया गया ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी के रेजोल्यूशन प्लान पे NCLT ने फिलहाल रोक लगा दी है। मुंबई के NCLT बेंच से मिले रेजोल्यूशन प्लान पे रोक लगाई गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अपील के बाद यह फैसला लिया गया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वीडियोकॉन में 1217 करोड़ का एक्सपोजर है, जिसके चलते यहां पर इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा वेदांता बाई प्रोडक्ट्स के लिए सीमेंट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है, तो इसके चलते ACC, अल्ट्राटेक, JK सीमेंट, इन कंपनियों पर फोकस रखिए क्योंकि इन कंपनियों का नाम यहां पार्टनरशिप में सामने आता हुआ दिख रहा है। स्पाइसजेट, इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक्स पर पर्टिकुलरली नजर रखनी होगी क्योंकि DCGA का डेटा जून के लिए आता हुआ दिखा है। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में 48% की बढ़त मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखने को मिली और वैक्सीन के दोनों डोज के 15 दिन के बाद बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों को RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। तो ये 2 खबरें जिसके चलते एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुछ और खबरें और कुछ फंड एक्शन लेकर कुशल तैयार हैं। कुशल, बताएं क्या है ये खबरें और फंड एक्शन। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें भी आई हैं और यहाँ पर और फर्दर जो एडिशंस हैं न्यूज़ में वो है वरुण बेवरेजेस और QSR स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे क्योंकि देवयानी इंटरनेशनल के IPO को सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। देवयानी इंटरनेशनल जो है अगर आप देखें तो करीब भारत में करीब 297 पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं इनके, साथ ही KFC, कोस्टा कॉफ़ी जैसी ब्रांड जो है ये स्टोर्स और इनके जो स्टोर फ्रंट्स हैं वो ये चलाती हैं। इनफैक्ट देवयानी इंटरनेशनल इस IPO के जरिए करीब 1400 करोड़ रुपए जुटाने का इनका प्लान है। सीमेंट कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। निर्मा ग्रुप की जो कंपनी है नुवोको विस्टास, इसके IPO को भी सेबी से मंजूरी मिल गई है और यहाँ पर करीब 5000 करोड़ रुपए जुटाने की इनको सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 2 बल्क डील्स हैं जो कल लिस्ट हुई थी कंपनियां। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 10 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1715 रुपये 33 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर भी नोमुरा ट्रस्ट एंड बैंकिंग कंपनी ने 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1714 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो कल जो नई लिस्टिंग्स हुई हैं वहां पर आपने कुछ फंड एक्शन भी आते हुए देखा है। नजर रखेंगे इन सारे स्टॉक्स पर। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए HCL टेक यहाँ पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि नतीजे जो है अनुमान से हल्के कमजोर देखने को मिले। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1024 से घटाकर 1016 कर दिया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1250 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं मैक्वायरी अगर आप देखें तो इन्होंने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1220 रुपये का लक्ष्य दिया है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि इससे पहले जो लक्ष्य था 1210 था, यानी केवल 10 रुपये की कटौती की है। लेकिन अच्छी बात यह भी कही गई है कि गाइडेंस मेंटेन्ड है, इसमें कोई भी जो बदलाव है नहीं किया गया। और इस बार नतीजों में जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इसका थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिला। नतीजों का इंपैक्ट HDFC लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 730 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने 890 से घटाकर 860 रुपये कर दिया। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है,
लक्ष्य 790 से 770 कर दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 880 रुपए के लक्ष्य के लिए। और जेफरीज का मानना है कि वीएनबी जो ग्रोथ अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले करीब 40% देखने को मिली थी। नोमिरा कह रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन एक बेहतर एंट्री पॉइंट का इंतजार करेंगे, तो स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। इसके अलावा बहुत ही दमदार नतीजे हैं एसीसी के। और देखिए क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 2000 से बढ़ाकर 2450 रुपए कर दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने 2300 से बढ़ाकर 2870 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की राय दी है, 2050 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया है। और सीएलएसए ने अगर आप देखें तो रेटिंग भी अपग्रेड किया और टारगेट प्राइस भी इंक्रीज किया है। इन्होंने रेटिंग जो है आउट परफॉर्म से बढ़ाकर अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य 2190 से बढ़ाकर 2600 रुपए कर दिया। ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट एवर एबिटा कंपनी ने जो है दर्ज किया है और आगे जाकर इन्होंने एबिटा के एस्टिमेट्स में करीब 8 से लेकर 9% की बढ़ोतरी की है। नाम इंडिया यहाँ पर नतीजों का इंपैक्ट रहेगा। जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 370 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। नोमिरा न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 350 से लक्ष्य को बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया है। और वहीं सीएलएसए देखिए तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 375 से बढ़ाकर 420 रुपए कर दिया है। और नोमिरा कह रहे हैं कि नतीजे जो है बिल्कुल अनुमान के मुताबिक देखने को मिले, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में करीब 5 से लेकर 6% की बढ़ोतरी की है। और अंत में अदानी पोर्ट्स पर भी नजर रहेगी। सिटी की रिपोर्ट आई है जहां पर बाई की रेटिंग को बरकरार रखा, 1000 रुपए का लक्ष्य दिया है। ये कहने की कंपनी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन है उससे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है। अब सारी जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में है, जिसके चलते स्टॉक पर अभी भी इनका भरोसा बना हुआ है। खरीदारी की राय दे रहे हैं 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट जिन पर आप रखिएगा फोकस आज के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का पिक ऑफ द डे के साथ। आप सभी को सुप्रभात। करिए शुरुआत हिमांशु गुप्ता साहब। हिमांशु जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? ओके, चलिए कोई बात नहीं, हिमांशु जी से करेंगे शुरुआत। शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है किरण जी ठीक है। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का ये बाय ट्रेड फॉर द डे रहेगा वो है डीकैल। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, जिस तरीके से वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम्स हुए हैं अनिल जी, बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 217 रहेगा और आज के टारगेट्स के लिए लगभग 250 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। पर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स काफी स्ट्रांग है। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, हमारे टारगेट्स 300 के ऊपर के है, ये पोजिशनल है, डिलीवरी बेस्ड है, पर आज के लिए 250 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। कार्बोजन, राइट, ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये फार्मा शेयर है जहां पर 250 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या करेंगे? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, नोटा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, खरीदारी की राय है और खरीदना है अलकार्गो लॉजिस्टिक्स। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स में खरीदारी की राय है। 155 155 का स्टॉप लॉस है, 181 का टारगेट है और इसका जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ये कंपनी जो है ये एबेकस मैनेजमेंट से मिल रही है आज। तो ये भी एक अपडेट है। आईआरसीटीसी में भी जब कुछ बड़े लोगों से मिले थे तो वो भागा था। यहाँ टेक्निकल पैटर्न बढ़िया है और ये अनाउंसमेंट मैंने अभी भी देखी है। पिक ऑफ द डे तो पहले से डिसाइडेड था। ओके, पिक ऑफ द डे के तौर पर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को करें खरीदारी 181 के टारगेट के साथ। कुणाल जी, कुछ खरीदारी या बिकवाली का इरादा रखते हैं आप आज? सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, दो शेयर मेरे रडार पर थे। एक का जिक्र तो अभी किरण जी ने किया, डिशमन कार्बोजेन यानी कि डीकैल, और चार्ट बहुत ही जबरदस्त है, ब्रेकआउट है, तो पूरी तरह सहमत हूं मैं किरण जी के साथ कि बड़ी तेजी बनेगी। इसी स्पेस से दूसरा काउंटर जो कि मुझे पसंद आ रहा था वो है शिल्पा मेडिकेयर, जहां पर कल हमने एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा। बाजार की कमजोरी के बावजूद एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ शिल्पा मेडिकेयर पे नजर आया, तो मेरी राय में इस पर बाय करके चलना चाहिए। यहां पर भी अपसाइड की काफी बड़ी गुंजाइश है, बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रख लें 605 रुपए के आसपास। 605 के स्टॉप लॉस से शिल्पा मेडिकेयर में खरीदारी की राय है। मुझे स्टॉक 660 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है, तो 660 680 के टारगेट के लिए शिल्पा मेडिकेयर में मेरी खरीदारी की राय। ओके, 660 680 दो टारगेट खरीदें शिल्पा मेडिकेयर। संपर्क हो चुका है हिमांशु जी से। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। Good morning to you, Anil ji. Good morning to you, Dipanshu, and good morning to the entire panel.
तो अनिल जी, दो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं जो मुझे पिक ऑफ द डे के तौर पर आज पसंद है। पहला स्टॉक है अनिल जी रॉसेल इंडिया। काफ़ी शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर कल के सेशन में आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट एक फिफ्थ वेव का यहाँ पर कंफर्मेशन कल के ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर नजर आया और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी स्टॉक में आते हुए नजर आएगी। तो अनिल जी सिर्फ आज के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी करने का जो टारगेट है 190 रुपये का क्लोज है कल का, तो 185 190 के जोन में कहीं पर भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। 215 रुपये तक का टारगेट मुझे लगता है कि आज या मैक्सिमम कल तक आता हुआ नजर आ सकता है। 181 के नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन पोजिशनल तौर पे भी अगर इसको कोई पोर्टफोलियो के तौर पर खरीदना चाहे या थोड़ी सी मीडियम टर्म के लिए खरीदना चाहे तो यहाँ पर खरीदारी की राय है और उस कंडीशन में 170 का स्टॉप लॉस लगाना है और 285 से 300 रुपये तक के बड़े टारगेट्स इस स्टॉक में मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। तो रॉसेल इंडिया अनिल जी आज के लिए यहाँ पर पहला पिक ऑफ द डे है। दूसरा फार्मा स्टॉक है अनिल जी SMS फार्मा। यहाँ पर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक कल ब्रेकआउट देते हुए नजर आया स्टॉक और जो 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 पैटर्न यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ वीकली चार्ट पर एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है यहाँ स्टॉक में भी अच्छी तेजी आज के सेशन में नजर आ सकती है। 189 का अनिल जी क्लोज है, 184 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 200 और 205 रुपए के दो टारगेट्स के लिए SMS फार्मा यहाँ पर दूसरा पिक ऑफ द डे रहेगा। ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। इंसिडेंटली आज बड़ा कोइंसिडेंस है कि पांच पिक्स पिक ऑफ द डे के तौर पर कैश मार्केट की आई है। एफएनओ में किसी को कुछ न खरीदना है न बेचना है, अच्छी बात है, बढ़िया है। जो एक्शन आपका मन करे वो करिए, लेकिन करिए जरूर। आइए करते हैं तैयारी नतीजों का पूरा विश्लेषण लेकर हमारे साथ तैयार है वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर। शुरुआत करते हैं मजबूत नतीजों से। जिन कंपनी के शानदार स्टैंड आउट बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रिजल्ट्स आए पहले उनके बारे में बताएं। सर दो कंपनीज है, गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। दो कंपनीज है जिनके नंबर्स मुझे बहुत अच्छे दिखे हैं। एक है बड़े में लार्ज कैप्स में ACC और मिड कैप में स्वराज इंजन्स। सर ACC की बात कीजिए, मगर एक ही नंबर देता हूं आपको कि जो इसका एबिटा पर टन आया है वो बेस्ट है लास्ट 4 साल में। 47 क्वार्टर्स में बेस्ट एबिटा पर टन आया सर। हमें हर सबको पता था कि वाई एंड वाई परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। आई एम जस्ट सरप्राइज द वे इवन क्वार्टर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ सर। एबिटा मार्जिन 22.5% कंपेयर टू व्हाट स्ट्रीट में कोई 19% कोई 20% एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे भी अच्छा नंबर आया सर। और अभी भी ये जो स्टॉक है जो दिग्गज कंपनीज हैं, अल्ट्राटेक हुआ या फिर रैमको हुआ, श्री सीमेंट हुआ, इनसे अभी भी 30 से 40% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। दूसरा कंपनी जैसे मैंने बोला सर स्वराज इंजन्स, ऑफ कोर्स आपको वाई एंड वाई नंबर्स बहुत ही तकड़े दिखेंगे, बट मैं इस क्वार्टर सर बार बार बोलना चाहूंगा आई एम फोकस कि कौन सी कंपनीज हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट या स्टेबिलिटी दिखा रही है। रीजन इज बिकॉज हमने देखा कि सेकंड जो कोविड का वेव आया तो इस क्वार्टर में वो इम्पैक्ट होगा। तो वाई एंड वाई तो अपने को सबको पता है नंबर्स अच्छे आएंगे, बट कौन सी कंपनीज अगर स्टेबिलिटी भी शो करेगी या ग्रोथ शो करेगी तो बहुत अच्छी हैं। स्वराज इंजन्स देखिए सर, 300 करोड़ के सामने 315 करोड़ का सेल्स आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वाई एंड वाई तो ऑफ कोर्स 100 करोड़ से 300 करोड़ हो गया। प्रॉफिट भी स्टेबल है, एबिटा भी स्टेबल है सर। ये कंपनी है जो 48% ROC करता है और अभी भी 18 टाइम TTM PE पे मिलता है, तो इवन वैल्यूएशंस आर रीजनेबल फॉर दिस कंपनीज। सर ACC के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा। लास्ट क्वार्टर आपको याद होगा हमने बोला था कि जो होम बिल्डिंग कंपनीज है वो बहुत अच्छा कर रही है। होम बिल्डिंग में सब कंपनीज ने बहुत अच्छा किया। सीमेंट गोज हैंड इन हैंड विद द रियल एस्टेट होम बिल्डिंग थीम। सो अगर आपको कोई अच्छा कंपनी मिलता है उस सेगमेंट में, आई थिंक इट्स वेल डिजर्व टू लुक एट दिस कंपनीज। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही दमदार रिजल्ट्स ACC और स्वराज इंजन के। लेकिन दिग्गजों में HCL टेक, HDFC लाइफ, निप्पॉन, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी और वायदा कारोबार के हिस्सा हैं। इनके भी रिजल्ट्स आए कल बाजार बंद होने के बाद ही। इन पर क्या है आपकी राय? सर टू बी ऑनेस्ट नॉट एक्साइटेड बाय एनी ऑफ दीस नेम्स। HCL टेक्नोलॉजी से हमेशा उम्मीदें होती हैं। आई थिंक ये लार्ज कैप्स में एक स्टॉक है जो सबसे सस्ता है। आप विप्रो, इन्फोसिस, TCS से कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यूएशन हमेशा अच्छे दिखेंगे। सो बड़े इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं जो HCL टेक्नोलॉजीज लेना चाहते हैं, बट सर लास्ट 2 क्वार्टर से ना रेवेन्यू मिस आ रहा है इसका। लास्ट 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली मिस आ रहा है। इस क्वार्टर भी लोग सोच रहे थे कि ये 1.72% ग्रोथ करेगा, रेवेन्यू ग्रोथ करेगा CC में, बट इसका सिर्फ 0.7% आया। एबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि 20-20.5% होगा, उसके सामने 19.5% आया। तो एटलीस्ट 2 क्वार्टर से ना इसके नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं।
एक ही चीज देखिए सर, आपको मैं एक नंबर देता हूं कि जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में, बिकॉज 4 बड़ी कंपनीज का नंबर आ चुका है, तो HCL का 0.9% है, विप्रो का 12.5% था सर, 12.2%, उसके सामने HCL का ओनली 0.9%, इन्फोसिस का 4.7% था, TCS का 2.8% था। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस रहा है versus other large cap technology names. So HCL Technologies, to be honest, not at all impressed. HDFC Life सर स्टेबल नंबर्स है, बट इसमें एक ही चीज थी सर कि इसका जो प्रॉफिट जो कमजोर हुआ है वो इसलिए हुआ कि क्योंकि हायर क्लेम्स आ गए और इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट की है जो सरप्राइज था, कोविड रिलेटेड प्रोविजन की है। महंगा स्टॉक है, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है जितना मिलो स्टॉक को भगा सकता है, बट अदरवाइज स्टेबल नंबर्स। निपॉन एएमसी आई थिंक वे आर जस्ट, मतलब एक लकीर होती है ना सर, उस लकीर में नंबर्स जा रहे हैं, तो कोई बहुत तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है। इसमें एक चीज जरूरी होती है सर जो हम देखते हैं, पैट यील्ड। पैट यील्ड का मतलब है जो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो अभी भी 30 बेसिस पॉइंट पे है, विच इज कांस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। एसआईपी फ्लोज ऑफ कोर्स 11% क्वार्टर क्वार्टर कम हुए हैं, मार्केट शेयर वही 7.25% है। सो मार्केट शेयर मेंटेन हो रहा है, वाई उतना ही था, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा बढ़ा है बिकॉज डेट म्यूचुअल फंड का प्रपोर्शन बढ़ा, इक्विटी का नहीं बढ़ा है। सिप फ्लोज जैसे मैंने बोला कम हो गए, तो निपॉन बहुत स्टेबल नंबर्स था। एक अच्छा कंपनी है सर पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, बट इस बार एग्जीक्यूशन ड्रॉप हुआ बिकॉज मैन पावर कम थी, तो क्वार्टर क्वार्टर उसके नंबर्स आपको दिखेंगे कमजोर हुए हैं, वाई एंड वाई तो बहुत तकड़े दिखेंगे। बैलेंस शीट इसकी हेल्दी है पर क्वार्टर क्वार्टर नंबर कमजोर है। बट अगर आप दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हो, तो इंफ्रा कंपनी से कंपेयर करते हो तो बहुत सस्ता स्टॉक है। एक लास्ट चीज सर, पेपर शुगर, ये दो सेक्टर्स हैं जो सब लोग बहुत बहुत एक्साइटेड है। माय ओनली रिक्वेस्ट इज कि हर कंपनी को दिग्गज कंपनी मत मानिए। तो एस्ट्रॉन पेपर और आई थिंक पॉनी शुगर इरोड के नंबर्स आए थे सर, तो क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स बहुत ही खराब थे दोनों कंपनीज के। एस्ट्रॉन का 14 करोड़ का बिटा करता तो उसके सामने 6 करोड़ का बिटा किया, तो नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, इवन पॉनी का। सो अगर आप शुगर या पेपर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी स्टॉक ले लीजिए, उनके नंबर्स देख के थोड़ा सा फटके लीजिए। बट फॉर मी टू सम अप एवरीथिंग, आई थिंक एसीसी वाज वेरी वेरी गुड। आई हैव टू सी कि आज क्या सीमेंट पैक्स एक्साइटेड होता कि नहीं होता आफ्टर सीइंग एसीसी नंबर्स। एंड स्वराज इंजन्स वेरी स्टेबल, सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स, 50% आरओसी, 18 टेम्परेट कर रहे हैं जी। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण। तो दमदार रिजल्ट्स एसीसी और स्वराज इंजन्स के आपके सामने। शुक्रिया वरिंदर ये सारे रिजल्ट्स अपडेट देने के लिए। सिद्धार्थ सेदारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आज के हमारे रेगुलर गेस्ट तो वो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आज वो सिट की सिप भी मंगलवार के दिन ही देंगे क्योंकि कल बुधवार को बाजार है बंद। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। पहले तो आप अपना पिक ऑफ द डे दीजिए आज के लिए। क्या बात है, आपकी टाई का कलर और मेरी शर्ट का कलर काफी कुछ मैच कर रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू सर। चलिए बताइए आज का पिक ऑफ द डे। थैंक यू अनिल जी और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज का जो पिक ऑफ द डे है वो रेलवे स्टॉक है और रफ्तार से चलने वाली रेलवे। ये जो स्टॉक है ये है IRCTC। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे अभी भी बहुत ही मजबूत लग रहा है फंडामेंटली IRCTC। मिनी रत्न कंपनी जो टिकटिंग, बॉटलिंग, केटरिंग ये सारे बिजनेसेस में है। बॉटलिंग का प्लांट, रेल नीर का 4 प्लांट आने वाले हैं FY22 में। रोबस्ट बैलेंस शीट, डेट फ्री कंपनी, साथ ही साथ इनके जो पिछले 5 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 28% के हैं। तो बहुत ही मजबूत कंपनी, फाइनेंशियली मोनोपोली बिजनेस। IRCTC निवेश का हमारा टारगेट है 2850 का। 150 के टारगेट के लिए IRCTC में करें खरीदारी। ये राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती दिख रही है। अब कुछ नतीजों पर करते हैं फोकस। सिद्धार्थ जी नतीजों के लिहाज से बताइए HCL टेक कैसे लग रहे हैं रिजल्ट्स और क्या करना चाहिए, या आईटी में HCL टेक अगर आज गैप से खुले नीचे की तरफ तो क्या खरीदना चाहिए या है तो बेच देना चाहिए? कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट्स को और क्या करना चाहिए? बिल्कुल बने रहना चाहिए अनिल जी, क्योंकि रिजल्ट्स हालांकि पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़े से मंदे आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये कंपनी बाउंस बैक बहुत जोरों से कर सकती है आने वाले समय में। वैल्यूएशन के कंपैरिजन में भी सस्ता है दूसरे लार्ज कैप कंपनियों के मुकाबले, तो थोड़ा सा पेशेंस चेक करेगा, पर आपको बने रहना चाहिए। क्वालिटी कंपनी है और यहां से दमदार नतीजे आने की उम्मीद है। ओके, दमदार नतीजों की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। यहाँ पर आते हुए दिख रहे जिंदाल स्टेनलेस, ये एक और कैश का स्टॉक है। हिमांशु जी जरा इसके चार्ट्स देखिए, और खबर ये आती दिख रही कि ये टाटा ग्रुप के साथ एक करार कर रहे हैं जहाँ पर क्रोम और माइनिंग के लिए किसी एक माइन से क्रोम और माइनिंग की जाएगी। इसके लिए जिंदाल स्टेनलेस के लिए एक अच्छी खबर आती दिखे। चार्ट्स पर क्या व्यू है आपका? अनिल जी, अगर इसका टिकर JSL है तो मैं सही रीड कर पा रहा हूँ।
124-25 रुपए का क्लोज है अनिल जी कल का। जी 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 अनिल जी, काफ़ी सेटअप तो काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे लगता है अगर इस न्यूज़ के चलते ये जो इसका एक रेजिस्टेंस है 130-132 रुपए का, उसके ऊपर ये स्टॉक अगर अनिल जी निकलने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है कि मल्टी ईयर की नई बुल रन यहाँ पर इस स्टॉक में शुरुआत हो सकती है। तो 130-132 रुपए अनिल जी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उसके ऊपर स्टॉक निकलते ही यहाँ पर टेक्निकली एक बड़ी री रेटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और मुझे लगता है फिर उस कंडीशन में यहाँ पर इमीडिएट मीडियम टर्म के टारगेट्स 235-240 रुपए तक की भी अपसाइड आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छा रनअप यहाँ पर स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिले। सिद्धार्थ जी, आपकी पसंदीदा कंपनी और कुणाल जी राकेश जी की भी है वो पसंदीदा, वो है मैस्टेक। हमारा भी SIP स्टॉक रहा है। क्या शानदार नतीजे आए, तिमाही दर तिमाही आप देखिए आय 7% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 0.8%, मार्जिन्स 20% आए हैं और मुनाफा 6% बढ़कर आया है। तो हर एक पैमाने पर मजबूत नतीजे हैं। और बता दूं मैस्टेक का मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ जुड़ने वाला है 10:35 पर, उनसे हम बातचीत भी करेंगे इन नतीजों पर। लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही दमदार दिख रहे हैं और आपके रिकमेंडेशन के भाव से स्टॉक लगभग दुगुना भी हो चुका है। 2500 रुपये में भी अच्छा दिखता है मैस्टेक, आपको खरीदना चाहिए यहाँ पर भी। बिल्कुल सही पहचाना अनिल जी, और दुगना हो चुका है हमारे रिकमेंडेशन से। अभी भी दमदार कंपनी, और सबसे बड़ी चीज अनिल जी, यूके में ये बहुत स्ट्रांग है, यूएस में उतने ही स्ट्रांग हो सकते हैं आने वाले समय में। तो मैं मानता हूं कि मास्टेक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पे बिल्कुल आपको एडिशन और एक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए। बंसल जी, चार्ट्स देखिए मैस्टेक के और बताइए कितनी तेजी और हो सकती है और थोड़े बड़े वाले टारगेट दीजिए, क्योंकि हमें भी लगता है कि जिस तरह की रिजल्ट हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, स्टॉक यहाँ से अगर 25 से 50% और आने वाले समय में बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेवल्स बताएं सर। देखिए अनिल जी, अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक चल रहा है, एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में है और जिन स्तरों पे चल रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 2490 के अराउंड की क्लोजिंग है, 2460 एक काफी अच्छा बेस है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अनचार्टेड टेरिटरी में तो अनिल जी मतलब कि यहाँ पर आप इमेजिन नहीं कर सकते स्टॉक कहां तक जाएगा। इमीडिएटली अगर देखें तो 2600 2625 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मैस्टेक पर आए, दमदार खरीदारी होती हुई दिख सकती है और स्टॉक आगे और मजबूती से बढ़ सकता है। शानदार रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं इस स्टॉक के। एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए, यहाँ पर इसके रिजल्ट्स मिले जुले हैं। नाम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, अच्छे ही कहे जाएंगे, स्टडी परफॉर्मेंस है। किरण जी, इसके चार्ट्स देखकर इस पर आप अपनी राय दें सर। अनिल जी, चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रांग है। थोड़ा सा यानी शुक्रवार को थोड़ा सा ऊपर से सेल ऑफ देखने को मिला, कल एक बार थोड़ा सा और करेक्टिव रैली देखने को मिली। इधर से डाउन साइड बहुत लिमिटेड देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। 380 390 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ये टूटना नहीं चाहिए। आप लॉन्ग पोजीशन जिनके है वो उसके नीचे स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। पर जिस तरीके से हमने 550 से 430 440 के लेवल्स टेस्ट किए, एक वर्टिकल रैली देखने को मिली, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम करेक्शन करेगा और इसके डायरेक्शन जो है वो ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो इवेंचुअली ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। आपको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह होगी। है आपके लिए निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट यानी कि नैम इंडिया पर आपकी राय। आइए सुमित जी भी हमारे साथ है। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं अपना पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, सीमेंट सेक्टर पे नजर रखें। सीमेंट सेक्टर एक तेजी में चल रहा है और मेरे को लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में भी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अंबुजा सीमेंट के अंदर यहाँ से एक मूव देखने को मिलना चाहिए। अंबुजा सीमेंट वैसे भी एक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर 384 385 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में टेक्निकली सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 374 375 के आसपास का है। तो 374 का स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा सीमेंट में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 400 रुपए का पहला इमीडिएट टारगेट बनेगा और वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। जैसे ही वो ब्रेक होगा तो रैली और ऊपर एक्सटेंड होगी। तो जिस तरह से पूरे सीमेंट सेक्टर में तेजी बनी हुई है, अंबुजा सीमेंट में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। 373 का स्टॉप लॉस या 374 का स्टॉप लॉस लगाएं 400 से 410 के टारगेट्स के लिए। तो 410 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी अंबुजा सीमेंट में। ये राय है आपके लिए सुमित जी की तरफ से।